अरविंद जी, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। तो हमारे दर्शकों को पहले अपने बारे में बताइए कि आपका फार्म के बारे में। जी सर। मेरा नाम अरविंद धाकड़ है और हम लोग धाकड़ हाइड्रोपोनिक्स से बात कर रहे हैं। और हमारा जो फार्म है ये मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट में गांव रियावन में है। डिस्ट्रिक्ट से हम लोग जी 50 किलोमीटर दूर है और ये पूरा एक तरह से छोटा विलेज है। यहाँ पे हम लोग हमारी फार्मिंग करते हैं। और साथ ही हम लोग तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो पूरा फार्मिंग बैकग्राउंड है। हम लोग खेती करते हैं और खेती में भी ट्रेडिशनल को छोड़ के हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर भी हम लोग ग्रेप्स कल्टीवेशन, गवावा कल्टीवेशन, एप्पल बेयर कल्टीवेशन, इसके अलावा अंजीर की खेती और स्ट्रॉबेरी की खेती हम लोग सॉइल पे कर रहे हैं ऑलरेडी। और स्ट्रॉबेरी हम लोग सॉइल लेस भी कर रहे हैं यहाँ पे हमारे फार्म पे। जी। तो अरविंद जी, आपका मतलब ये फार्म है, ये कितना स्पेस हो? और पहले आपने जैसे ट्रेडिशनल फार्मिंग बताई, आप ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे, तो आपका फिर ये भी ट्रेडिशनल फार्मिंग से हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे जाने का कैसे आपने ये डिसाइड किया? एक्चुअली होता क्या है कि ट्रेडिशनल फार्मिंग में हमको इतना अच्छा रेट नहीं मिल पाता है। और जो प्रोडक्शन की बात की जाती है हम लोग वो प्रोडक्शन नहीं ले पाते हैं। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में प्रोडक्शन हम हमारे हिसाब से ले पाते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं और इसका रेट अच्छे मिलते हैं। और इसमें इतना रिस्क नहीं रहता है मौसम को लेके या जो भी क्लाइमेटिकल कंडीशन को लेके। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रेडिशनल को छोड़ के हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और ये सारी चीज़ें मतलब घूमने फिरने से हुई है। जैसे हम लोग ऑल इंडिया भी घूमे हैं, बाहर भी हम लोग गए हैं फॉरेन वगैरह। तो महाराष्ट्र हमारा अधिकतर जाने का होता रहता है। तो वहाँ पे अंगूर की खेती बहुत अच्छी होती है और वो इन ट्रेडिशनल क्रॉप से ज़्यादा उसमें प्रोडक्शन भी मिलता है और वो वहाँ के किसान इसमें समृद्ध भी है। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने अंगूर की खेती चालू करी यहाँ पे। और आज से नहीं, लगभग 23-24 साल से हम लोगों ने अंगूर की खेती हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। साथ में हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा ही साइज का गवावा का ज़्यादा चलन है। एक्चुअली वो इस क्लाइमेट में बहुत अच्छा होता है। जिसकी वजन की बात की जाए तो वो 1 किलो से 1.5 किलो तक का गवावा बन जाता है। तो उसकी डिमांड दिल्ली या मुंबई वाले जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी होती है वहाँ पे इनकी ज़्यादा डिमांड होती है। और वो 70 रुपये से लगा के 100 रुपये, 120 रुपये तक का बिकता है। और उसमें प्रोडक्शन भी अच्छा आता है। और जितना मेहनत इधर रहती है उससे कम मेहनत रहती है इसमें। तो हम लोग उस खेती पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मेनली ये है कि अगर जैसे हम ट्रेडिशनल फार्मिंग में जो लोग टेक्निक को अपनाते हैं, तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा आएगा आपका, और जो कॉस्ट इफेक्टिव की बात करें तो प्रोडक्शन भी कम है। आप यही बताना चाह रहे हैं कि जो जी जी। अभी वाले अंगूर और अब जो गोवा फार्मिंग कर रहे हैं साथ, मतलब अमरूद की खेती, तो उसमें हम्म। कॉस्ट इफेक्टिव भी है और प्रोडक्शन भी अच्छा है। जी, इसमें थोड़ा रिस्क कम है। हमको एक बार प्लांट लगाना है, उसके बाद खाली उसका मेंटेनेंस है, उसकी काट छांट करना पड़ती है। और अच्छे से हम्म। मेंटेनेंस करते हैं तो 10 से 12 15 साल तक ये पौधे चल जाते हैं। तो इसमें इतना रिस्क नहीं रहता है और रेट भी अच्छा मिलता है। कच्चा माल का वजन भी अच्छा रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को ये वाली खेती करना अच्छा रहता है। जी। तो मैं अपना अगला सवाल पूछूंगा कि मैं बैकग्राउंड में देख पा रहा हूँ कि आपके पॉली हाउस है और उसमें आपने हाइड्रोपोनिक तरीके से आप फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये टेक्नोलॉजी के बारे में आपने कहाँ से सीखा और आप इसको कैसे यूज कर रहे हैं? एक्चुअली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को करते हुए हम लोग 2015 में इसराइल गए थे। और वहाँ पे तो कई तरह की खेती होती है। और खेती बाड़ी में बात की जाए तो इसराइल नंबर 1 पे है। वहाँ पे प्रोडक्शन भी जी। ज़्यादा है। छोटी सी कंट्री है, बाकी वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हम लोग उसी चीज़ों को, उन टेक्निक को समझने के लिए 2015 में इसराइल गए थे। और वहाँ पे हम लोगों ने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के साथ साथ सॉइल लेस फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक खेती भी देखी। हम लोगों ने वहाँ पे बिना मिट्टी के स्ट्रॉबेरी लगी हुई देखी थी। कुछ स्पेनिश के प्लांट देखे थे, कुछ टमाटो के प्लांट देखे थे। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने उस टेक्निक को वहाँ पे समझा और फिर हमारे फार्म पे इसको एक छोटी शुरुआत करी। और 2015 से अभी तक हम लोग पूरा हाइड्रोपोनिक खेती के ऊपर काम कर रहे हैं। साथ ही अब हम लोगों ने हमारे फार्म को एज ए एग्रो टूरिज्म भी बनाया है। यहाँ पे हम हम्म। लोग इस फार्म की, मतलब हाइड्रोपोनिक टेक्निक की, यहाँ पे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे ऑल इंडिया से लोग आते हैं इस चीज़ को सीखने के लिए। पहले तो हम लोग 1 डे ट्रेनिंग करते थे। आज 2 डे ट्रेनिंग हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि होता क्या है, ये सब्जेक्ट थोड़ा प्रैक्टिकली इसको सीखना जरूरी होता है। खाली आपने जी। कहीं से पढ़ लिया और चालू करा तो उसको दिक्कत आती है। क्योंकि पौधे को ग्रो करना और उससे प्रोडक्शन लेना, इसमें बहुत टाइम भी लगता है और समझना भी पड़ता है। तो हम लोग हमारे इस हम लोग तो ग्रो कर ही रहे हैं, साथ में जो सीखने के इच्छुक लोग होते हैं, हमारा एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग लोग यहाँ पे आते हैं। और 2 दिन यहाँ रुक के पूरा प्रैक्टिकली बीज डालने से लगा के हार्वेस्टिंग तक का हम लोग नॉलेज यहाँ पे शेयर करते हैं।
जी। लेकिन अगर जैसे प्रैक्टिकली सीखने से पहले उसकी थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो मेरे को लगता है कि किसानों को ज्यादा रुचि बढ़ेगी। तो मेरा दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड है कि जैसे हाइड्रोपोनिक फार्मिंग है, हम्म, अब इसमें हम कॉस्ट की बात करें तो हम्म। ट्रेडिशनल फार्मिंग से और आपको जब आपने इसमें शिफ्ट हुए तो कितना फर्क आया, और शुरुआत में कितनी लागत आई और फिर वो कैसे कैसे कम होती गई है, कैसे फायदा मिला आपको? एक्चुअली हाइड्रोपोनिक खेती उन फार्मर्स के लिए है जो सिटी के नियरेस्ट रहते हैं और जिनके पास जमीन हम्म, कम है, या जमीन है पर वो बंजर है, या उसमें खेती कर नहीं सकते, हम लोग जमीन पे खेती नहीं कर पाए, या फिर हम्म, आपका पानी की समस्या हो। उन फार्मर्स के लिए हाइड्रोपोनिक खेती बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें सॉइल का बिल्कुल उपयोग नहीं होता है। तो एक हम्म, छोटी सी जगह में वर्टिकल फार्मिंग, मतलब जैसा आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, ये लगभग 6.5 7 फीट का टावर है। तो एक छोटी सी जगह में हम इस टेक्निक का उपयोग करके कई पौधे लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पे लागत की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना ऊंचाई तक इसको लेके जा रहे हैं। आज इसमें हम्म। हाइड्रोपोनिक टेक्निक में लागत तो है, पर आज यदि हम लोग इसकी प्रोडक्शन की बात की जाए या फिर मार्केट की बात की जाए तो उसको देखते हुए ये 1 साल में आपको रिकवरी कर देता है यदि आप बड़ी सिटी के पास में रहते हैं तो। तो क्योंकि मतलब अधिकतर आपको इसमें, मार्केटिंग करने में इसको आसानी मिलती है, आप ये बताना चाह रहे हैं? हाँ, नहीं होता क्या है कि हम लोग एक तो ज्यादा लागत लगा के पौधे लगा रहे हैं, तो हम लोग चॉइस ये रहना चाहिए कि हम लोग एक्सोटिक वेजिटेबल पे ध्यान दें। हमारी सब्जी हम्म। का रेट 100 रुपये प्लस हो, तो वो सारी चीजें एक्सोटिक वेजिटेबल में ही मिल पाएगी। तो यदि बड़ी सिटी एक्सोटिक के पास में वेजिटेबल्स आपका, में आप बता दें एक बार दर्शकों को, किसानों को, कि कौन कौन सी सब्जियां हैं जैसे? जी जी, जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये रेड लेटेस है। ऐसे रेड हम्म, लेटेस की और भी वैरायटियां होती है, केल होता है, पार्सले होता है, ब्रोकली होता है। ये जो चीजें होती है ये थोड़ी महंगी बिकती है और इन चीजों की डिमांड बड़ी सिटियों में होती है। तो उन सिटी को टारगेट करके यदि हम लोग हाइड्रोपोनिक खेती करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा, तो आपको इसमें रिटर्न अच्छा मिलेगा। नहीं तो आप एक छोटी सी जगह में जहाँ पे एक्सोटिक वेजिटेबल कोई समझेगा नहीं और वहां पे ये क्रॉप लगा लेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारी चीजें यहाँ लगाना सरल है, इसको मार्केट समझ के लगाना वो करना पड़ता है। इसलिए सारी जो चीजें होती है वो सोच समझ के हम लोगों को प्लान करना पड़ेगी इसमें। जो जैसे आपने बताया कि मार्केट को समझना बहुत जरूरी है, तो इसमें कुछ ऐसे जी, रेस्ट्रिक्शंस भी हैं कि आप कुछ ही क्रॉप्स लगा सकते हैं, या कुछ स्पेसिफाइड है कि इन्हीं क्रॉप्स को आप हाइड्रोपोनिक के थ्रू कर सकते हैं? नहीं होता क्या है कि एक तो पहला तो सिंपल वे ये होता है कि यदि आपकी सिटी में एक्जोटिक वेजिटेबल का चलन है, जिस क्रॉप की ऑलरेडी डिमांड है, आप उसी को ग्रो करें तो वो इजी हो जाता है बिकने के लिए। और जी। दूसरा ये रहता है कि आप ग्रो करें और उसकी अच्छे से मार्केटिंग करें, क्योंकि आप जो पैदा कर रहे हैं वो पेस्टिसाइड फ्री कर रहे हैं, और उसकी अगर अच्छे से मार्केटिंग करके अगर आप उसको सेल करते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग, हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग लेने आते हैं, हम लोग उनको ये सजेस्ट करते हैं कि पहले तो आप मार्केट सर्वे करिए, जो चल रहा है वो लगाइए ताकि आपको बेचने में दिक्कत नहीं आए। और यदि आप कुछ हम्म। नई चीज लगाते हैं तो उसके अच्छे से मार्केटिंग करके उसको लगाइए, बेचिए, ताकि उसका रेट भी आपको आपके हिसाब से मिले। जी, और इसमें अगर हम देखें तो आपको मतलब क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है अगर किसी को पूरा सेटअप लगाना हो तो, और कितना उसको कॉस्ट आएगा अगर हम शुरुआत में वहां तो? हाँ, होता क्या है इसमें प्लांट के हिसाब से कॉस्ट आता है। मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बड़ी होती है, जिसे हम बोलते हैं जैसे 3 से 4 फीट 5 फीट के पौधे, तो उनका सेटअप का कॉस्ट अलग होता है। और यदि हम लोग वर्टिकल जाते हैं, वर्टिकल कब जाते हैं, जब पौधे की हाइट छोटी होती है। मतलब जैसे कि आप ये देखेंगे ये वर्टिकल है, तो यहाँ पे सारे पौधे की हाइट आधा फीट या 1 फीट की होती है। तो यदि हम लोग वर्टिकल फार्मिंग में जाते हैं तो थोड़ी लागत बढ़ती है, और यदि हम लोग हॉरिजेंटल फार्मिंग में जाते हैं तो लागत थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे सारा हमको पाइप चाहिए, इसके लिए मोटर चाहिए जो पानी का रोटेशन करती है, टैंक चाहिए, और इसमें पानी कम लगता है। मतलब एक बार हम लोगों ने टैंक में पानी भर दिया और इन पौधों को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो हम पानी में ऐड कर देते हैं, और वही पानी यदि हम रोटेट करेंगे तो वो लगभग 7 से 15 दिन तक चलता है। तो इस तरह से पूरा एक एसेसरीज का, मतलब ये एक एक दो चीजें से नहीं बनता है, लगभग 8 से 10 तरह की चीजें मिलके ये हाइड्रोपोनिक सेटअप बनता है। लोहे के स्टैंड बनाने के लिए हमको लोहा भी लगता है। फिर ये सारे जो सेटअप होते हैं इनको हमको प्रोटेक्ट कल्टीवेशन में लेके जाना पड़ता है। मतलब हमको इससे पहले ग्रीन हाउस भी चाहिए। तो हम लोग या तो प्रोटेक्ट उसको पेरमेनेंट कल्टीवेशन हाउस का में कर लें, मतलब या जैसे फिर आप दर्शकों को समझा सकें कि प्रोटेक्ट कल्टीवेशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज में? प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, जी जी, प्रोटेक्ट कल्टीवेशन मतलब संरक्षित खेती। मतलब हम हमारी क्रॉप को एक ऐसे माहौल में पैदा करें जहाँ पे उसको प्रॉपर ग्रो होने के लिए लाइट मिले, हवा मिले, और तेज गर्मी का मौसम है तो हम लोग उसको थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन कर पाए, उसको हम बोलेंगे प्रोटेक्ट कल्टीवेशन, या ग्रीन हाउस खेती, या पॉली हाउस खेती।
तो आप ये जो हम्म। मेरे पीछे जो सेटअप देख रहे हैं, ये पूरा नेट हाउस के अंदर है। अभी हमारे मध्य प्रदेश के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नेट हाउस के अंदर भी हाइड्रोपोनिक बहुत अच्छा हो सकता है। तो हम लोग तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, 2015 से अभी तक कर ही रहे हैं। फिर होता क्या है कि इसमें भी कुछ टेम्परेचर कंट्रोल करना चाहें, जैसे कि गर्मी में 45 डिग्री है, आप चाहे कि उसको 10-15 डिग्री डाउन करना चाहें, तो फिर वो पॉली हाउस खेती होती है। मतलब ये पूरा जो संरक्षण जो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन की बात की जाए, तो यहाँ पे नेट हाउस की जगह हमको पॉली हाउस बनाना पड़ेगा। उसमें फैन पेड फोगर ये सारी चीजें लगा के हम लोग 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर को डाउन करके फिर खेती कर पाएंगे। जी, अरविंद जी से हम आगे भी इससे जुड़े काफी सवाल पूछेंगे, और आपको अगर अभी तक ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो अरविंद जी, मैं आगे ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप पूरे साल भर में देखें तो फिर आपका इसमें क्या रोटेशन रहता है क्रॉप में? क्या एक्सोटिक वेजिटेबल्स ही आप कंटिन्यूअस शिफ्ट्स में करते हैं, या फिर वो क्रॉप भी चेंज हो जाती है इसके लिए? से ट्रेनिंग देने का रहता है। हमारा एग्रो टूरिज्म है, तो हम लोग तो ट्रेनिंग पे विशेष फोकस करते हैं। और हमारे यहाँ हम्म। जैसे हर बाहर की सिटी से भी लोग आते हैं, तो सबके सिटी के मार्केट की डिमांड अलग अलग होती है। तो हम लोगों को यहाँ पे सारी चीजें ग्रो करना पड़ती है। लगभग 8 से 12 तरह की सब्जी हम लोग यहाँ ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे गर्मी का मौसम आता है, तो गर्मी में हमारा नेट हाउस है, तो हम लोग तो कंट्रोल नहीं कर पाते नेट हाउस में, तो हम लोग गर्मी की क्रॉप लगा लेते हैं। सर्दी के मौसम में हम लोग सर्दी की क्रॉप लगा देते हैं। बारिश के मौसम में हम बारिश की क्रॉप लगा देते हैं। इस तरह से हम लोग मौसम के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे खेती करते हैं। जी, मतलब मौसम के अकॉर्डिंग खेती। और इसमें जैसे आपने बताया कि पानी का जो पीवीसी पाइप्स के थ्रू आपका सप्लाई चेन पूरा रहता है, तो इसमें ओवरऑल कॉस्ट जो बात करें तो कितना आपको ऐसे आया, कितने लाख रुपए आपको ऐसे कॉस्ट आया इसमें? और फिर प्रोडक्शन से इसको कंपेयर करें तो कितने टाइम में वो जाके रिकवर हो पाए? अ, यहाँ पे पाइप की बात की जाए ना, तो पीवीसी पाइप एज ए हॉबी पर्पस हम लोग यूज कर सकते हैं, पर जब हम कमर्शियली बात करते हैं ना, तो वहाँ पे फूड ग्रेड पाइप का यूज करना पड़ता है। तो लागत की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 200 से 250 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पे खर्चा बैठता है। और हम्म। फिर कंट्रोल में जाते हैं तो थोड़ा और खर्चा बैठ जाता है। हाँ। जी, तो फिर उसका मतलब कॉस्ट कॉस्ट की, अगर जैसे ट्रेडिशनली भी लोग करते ही हैं, टमाटर की खेती कर रहे हो या एक्सोटिक वेजिटेबल्स भी करते ही हैं, तो उससे फिर इसमें कॉस्ट का कैसे उनको हम्म। कम लगेगा, या फिर वो फायदेमंद किस तरीके से होगा फिर प्रोडक्शन में? नहीं, यहाँ पे जैसे हम लोग लीफी प्लांट की बात करें, तो जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे 1 बीघा का जो प्लाट होता है, 1 बीघा की जो खेती होती है, उसमें जितने हम्म। प्लांट लगते हैं, उसका लगभग 5 से 6 गुना पौधे यहाँ लगते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट हम यहाँ बढ़ा लेते हैं, तो जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और मतलब यहाँ कम पे जगह में आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात ज्यादा करें तो खेती कर सकते हैं। yes, कम जगह में ज्यादा प्लांट लगा के प्रोडक्शन बढ़ाना, इसका ये टारगेट रहता है। हम्म। फिर इसका रिटर्न कितने टाइम में आएगा, या इसका मतलब क्या बोलते हैं रिकवरी कब होगा, तो ये सारा डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। हो सकता है यदि आपके पास मार्केट अच्छा है, आपके यहाँ वेजिटेबल आप महंगी बेच पा रहे हैं मार्केटिंग करके, तो हो सकता है आपको साल भर में रिकवरी हो जाए। और आप नहीं कर पा रहे हैं, आप मंडी में बेच रहे हैं, जो नीलाम हो रही है, तो फिर उसमें 2-3 साल भी लग सकता है। तो आपने अभी इसके लिए क्या मतलब मार्केटिंग स्ट्रक्चर अपनाया है, कि आप ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हुए हैं, या फिर आपने कुछ कंपनी से टाई अप किए हैं, या फिर आप सीधे ही मंडी में कर रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग जो क्रॉप लगा रहे हैं, उसमें स्ट्रॉबेरी ही हम लोग कमर्शियली कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी हमारा जो ग्रो बैग सिस्टम है, जिसमें स्ट्रॉबेरी लगाते हैं, तो स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो गांव में भी बिक जाता है और सिटी में भी बिक जाता है। तो हमारे कुछ स्टॉल होते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे फार्म से डायरेक्ट कस्टमर तक स्ट्रॉबेरी मिले, तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ ग्रो करते हैं, मीडिएटर कुछ भी नहीं बीच में, और डायरेक्ट कस्टमर तक हम लोग सेल कर देते हैं। पैकेजिंग वगैरह भी आप उसका खुद ही कर रहे हैं उसके बेसिस पे? यस यस, हमारा पूरा ब्रांड है, बढ़िया सा पैकेज है। मतलब पनेट्स वगैरह रहते हैं, 2 किलो का पैक होता है। तो मतलब और किसान भाई साथ में ये लगभग भी तीन मतलब सौ से बहुत चार सौ जरूरी रुपये है। किलो तक बिकता है। जी, तो मतलब किसान भाइयों को ये भी एक बहुत जरूरी है जानना कि आप साथ में जैसे अगर सब्जियां उगा रहे हैं तो उसके लिए मार्केटिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है। और इसको मतलब समझने के लिए ये आप समझ लीजिए कि आप शुरू में छोटे लेवल पे ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके आसपास के एरिया के कस्टमर्स हैं उनसे बात करिए कि आप सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट हम्म। हमसे ही खरीदिए, और आप उसकी अच्छी पैकेजिंग करके खुद का ब्रांड बना के बेचेंगे तो उसमें आपको फायदा भी मिलेगा कि एक माउथ टू माउथ एडवर्टाइजिंग होती है, वो एक तरीके से आपके लिए शुरू में इफेक्टिव हो सकती है। सही बात है। जी।
तो और हाँ, एक मुझे होता अब क्या ये, है आज किसान बहुत अच्छा प्रोडक्शन करते हैं। जी हम्म। बताइए बताइए बताइए। वही मेरा ये बोलना है जैसे किसान, हाँ किसान बहुत मेहनत करता है, प्रोडक्शन भी अच्छा निकाल लेता है, पर वो मार्केटिंग नहीं कर पाते, उसको ले दे के मंडी में बेचना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है, जिससे किसान पीछे हो जाते हैं। अब मंडी में उनके हाथ में तो भाव रहता नहीं है, वो जो व्यापारी बोल दे 1 2 3 कर देता है वो, और नीलाम हो जाता है। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि किसान अपना प्रोडक्शन ले, अच्छा सा उसका ब्रांड बनाए, पैकिंग करे और उसको मार्केट करे, तो एक अच्छा फायदा मिल सकता है। और ऐसे डिजिटली भी हम बात करें, जैसे ये हमारा खेती किसानी की डिजिटल पाठशाला है, तो इसमें हम ये भी बता सकते हैं कि उनको फेसबुक हम्म। या अगर दूसरे जो मीडियम्स हैं, जैसे अब जो आ चुके हैं कि आप अमेजोन और इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को सीधे मार्केट करने के लिए, कि आपसे कस्टमर सीधे खरीद पाए। वो भी एक फिजिबल तरीका जी है अपने प्रोडक्ट को बेचने का। जी बराबर। आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग हमारे प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इसमें ऑलरेडी बहुत सारे फार्मर्स भी जो अच्छी खेती करके उसका प्रोसेसिंग करके पैकिंग करके एमआरपी डाल के बेच रहे हैं। तो वो चीज़ें हमको अपनाना पड़ेगी। बस वहाँ पे हमको एक चीज़ें ये भी ध्यान रखना पड़ेगी, आज ऑर्गेनिक का ज़माना है, तो कोशिश करें हम लोग पेस्टिसाइड का उपयोग ना करें, और करें तो बहुत कम करें, और उसको अच्छे से पैकिंग करके इन प्लेटफॉर्म पे सेल करेंगे तो एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और सामने वाले कस्टमर भी चाहते हैं कि घर पहुंच सेवा हो जाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जी प्लेटफॉर्म हमको घर पहुंच सेवा वाले सिस्टम बना के देते हैं। बिल्कुल। और एक आपने अभी बताया कि आप लार्ज स्केल पे जैसे स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, तो उसमें हम किन चीजों का, अगर हम्म। किसान कोई करना चाहता है स्ट्रॉबेरी की खेती हाइड्रोपोनिक के थ्रू, तो कैसे वो पूरा एक प्रोसेस है जो वो अपना के प्रोडक्शन भी अच्छी ले सकता है, उसको कम एरिया भी लगेगा तो उसके लिए लागत भी कम हो जाएगी, तो ये कैसे कर सकता है किसान? देखो स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए तो कई सिस्टम होते हैं, पर हम लोगों ने जो प्रैक्टिकली अनुभव किया है, मतलब हम लोगों ने हम्म पाइप में भी लगाया है, हमने डच बकेट में भी लगाया है, बहुत सारी तरीके से लगाया है। पर एक सिस्टम होता है टेबल टॉप स्ट्रॉबेरी कल्टीवेशन सिस्टम, जिसमें हम लोग ग्रो बैग के अंदर स्ट्रॉबेरी लगाते हैं। तो वो भी ऐसा टावर जैसा सिस्टम बनता है, 7 लेयर 8 लेयर तक हम लोग उसको लेके जाते हैं, और एक छोटी सी जगह में बहुत सारे पौधे लगा के प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। और जैसा कि स्ट्रॉबेरी का पौधा छोटा सा पौधा होता है, ज्यादा बड़ा पौधा बनता नहीं है वो, तो नंबर ऑफ हम्म प्लांट हम लोग वर्टिकल ले जाके इसको बढ़ा सकते हैं। और मात्र 6 से 7 महीने की क्रॉप होती है, आज पौधा लगाएंगे तो 1.5 महीने में क्रॉप चालू हो जाएगी। और सर्दी की हम्म क्रॉप होती है, तो हम लोग उसकी खेती सिर्फ सर्दी में कर पाएंगे। पर हम लोग उसको थोड़ा कंट्रोल्ड लेके जाएं तो हम लोग 12 महीने स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं। उसके लिए थोड़ा कंट्रोल में जाने के लिए एसी वगैरह या टेम्परेचर को 18 से 22 डिग्री लाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग स्ट्रॉबेरी को 12 महीने ग्रो कर सकते हैं। और उसके प्रोडक्शन की बात की जाए तो 500 से 600 ग्राम एक प्लांट प्रोडक्शन देता है। और हाइड्रोपोनिक की में अगर लगाते हैं, या इसको अगर जमीन पे कोई फार्मर लगाता है, तो एक हम्म। बीघा में 10,000 पौधे लगते हैं। और हाइड्रोपोनिक में अगर टेक्निक से लगाएगा तो लगभग 60,000 से 70,000 पौधे लगा पाएगा, मतलब 6 से 7 गुना प्रोडक्शन उसको मिलेगा। एक्स्ट्रा मिल जाएगी, जो मतलब वो पहले जिस तरीके से पारंपरिक तरीके से कर रहा था उसकी बजाय अगर नई टेक्नोलॉजी और उसको समझ के करेगा तो उसको फायदा है। जी। हम्म। और इसमें फिर इसका क्या मार्केट प्राइस भी कितना मिल जाता है आपको, जैसे इसमें भी डिफरेंस रहता है कि अ, आपने हाइड्रोपोनिक या जैसे ऑर्गेनिक तरीके से किया है तो, और जो नॉर्मल अगर पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं तो उसमें मार्केट में भी इसमें रेट में डिफरेंस आता है? जी, होता क्या है, हम लोगों ने हाइड्रोपोनिक टेक्निक से स्ट्रॉबेरी ग्रो किया, बढ़िया सा पैकिंग किया, मार्केट गए, और वहाँ पे तो वो ये थोड़ी समझेंगे कि हाइड्रोपोनिक से किया है कि मिट्टी से किया है, तो वहाँ थोड़ा आपको बताना पड़ेगा। मतलब वही मार्केटिंग चाहिए, आपको जी बताना पड़ेगा कि हम लोगों ने नई टेक्निक से ग्रो किया है, हम लोगों ने जो ग्रो किया है उसमें पेस्टिसाइड बिल्कुल नहीं डाला गया है, एक तरह से ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी ग्रो किया है। तो वो सारी चीजें हम लोग बताएंगे तो बराबर हमको उसका 1.5 या डबल प्राइस प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि और इसमें हम इन कंपोस्ट की, जी जी बताइए। जी जी बताइए। नहीं, इन और चीज़ों की इसमें, आज डिमांड भी है, लोग चाहते हैं कि हम लोगों को पेस्टिसाइड फ्री सब्जियां चाहिए या फ्रूट चाहिए, वो ढूंढते हैं, मिलता नहीं है। और हम लोग ग्रो कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग करेंगे तो लोगों को, जिनको इनकी डिमांड है, उन तक पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए फिर आपने मतलब कंपोस्ट में क्या रखते हैं, जैसा हाइड्रोपोनिक में चाहिए हुआ है तो उसके लिए क्या कंपोस्ट रखें कि वो ऑर्गेनिक भी रहे और केमिकल फ्री भी रहे एक तरीके से? अ, उसको हम लोग बोलेंगे मीडिया। तो हम लोग जो ग्रो बैग में स्ट्रॉबेरी ग्रो करते हैं उसमें कोकोपीट, ओनली कोकोपीट यूज किया जाता है। देन प्लांट को ग्रो करने के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। तो वो सोलह हम्म सत्रह तरह के न्यूट्रिशन होते हैं।
वो कुछ फार्मूले होते हैं, हम लोग हमारे यहाँ पे बनाते हैं उन चीज़ों को, और उसमें ग्रो बैग में ड्रिप के माध्यम से देते हैं, जिससे प्लांट अच्छा प्रोडक्शन देता है। ऑर्गेनिक में मतलब जैसे ये बीजामृत, जीवामृत और हम ये ब्रह्मास्त्र और इन सब का जो उपयोग करते हैं, वही आपको सेम उपयोग करना पड़ता है कि नहीं, वो अलग फॉर्मूला है? नहीं, ये जिससे हम लोग यदि सॉइल पे काम करते हैं ना, तो जी। जीवामृत या जो भी आपका वेस्ट डिकम्पोजर या जो भी गोबर से रिलेटेड वर्मी कंपोस्ट या वर्मी वाश, ये सॉइल पे चलता है। और हाइड्रोपोनिक में यदि हम लोग इन चीज़ों को डालेंगे ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बाकी उसका कुछ रेशो होता है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत अच्छा बन सकता है वो भी। तो हम लोग हम्म। यहाँ पे वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिशन जो होते हैं ना, जो डायरेक्ट पौधों को मिलते हैं और जिससे पौधा ग्रो होता है, वो चीज़ें यूज करते हैं। और न्यूट्रिशन से कभी नुकसान नहीं होता। मतलब न्यूट्रिशन के कोई भी प्लांट को अच्छे से ग्रो करने के लिए 16 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए। वो आपको रूट के माध्यम से या लीफ के माध्यम से आप दे दीजिए, पौधा ग्रो कर पाएंगे। बस जी, हमको यहाँ पे आजकल हमने कहीं कहीं पे ये भी सुना है कि मछली पालन का भी उपयोग कर रहे हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए लोग, कि जो उनका वेस्ट है उसी को यूज कर लें वो हाइड्रोपोनिक में। वो कितना इफेक्टिव है तरीका? वो 100% इफेक्टिव है, उसको आप 100% ऑर्गेनिक बोल सकते हैं। मछलियाँ जो खाना खाती है और जो निकालती है ना, उसको पौधों की रूट में दिया जाता है नाइट्रेट में कन्वर्ट करा के, तो उसमें लिफी प्लांट बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। उस सिस्टम को हम लोग, वो भी हाइड्रोपोनिक का एक पार्ट है, पर उसको हम लोग एक्वापोनिक बोलते हैं। तो वो चीज़ें भी चल रही है। जी। और इसके लिए मतलब न्यूट्रिएंट्स का भी फॉर्मूला सबके अलग अलग होते हैं, जैसे आपने अभी कुछ डिस्क्लोज नहीं किया हमें कि वो कौन से 16-17 चीजें हैं, तो इसलिए सब अलग हाँ। अलग अपने हिसाब से यूज करते हैं उनको बाय प्रैक्टिकल, या यस। फिर कुछ ऐसा लिस्ट है पहले से जो लोग नहीं, उसी को फॉलो कर रहे हैं? नहीं होता क्या है कि देखो, किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए 16-17 तरह के न्यूट्रिशन चाहिए। तो हमको यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझना पड़ती है। प्लांट की स्टेज क्या है, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टेज, या फिर आपका फ्लावरिंग स्टेज या फ्रूटिंग स्टेज। उसकी फ्रूटिंग स्टेज में किस चीज की डिमांड है, वो सब समझ के हम लोग उसकी पूर्ति करते हैं। जी। और अब हम बात करें जैसे आपके ट्रेनिंग के बारे में, तो जैसे कि ये ट्रेनिंग का कोर्स में आप क्या क्या चीजें हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं? और आपने अभी एक और चीज का जिक्र किया, एग्रो टूरिज्म की। सबसे हम्म। बड़ी बात लेकिन ये है कि अब आपका जो फार्म है वो है गांव में, तो ये एग्रो टूरिज्म से कैसे आप को रिलेट करते हैं कि लोग यहाँ पे आके सीखें? और होता क्या है कि एग्रो टूरिज्म गाँव में ही होना चाहिए, क्योंकि आज सिटी में जो लोग रहते हैं वो सिटी से ऊब जाते हैं कि यार कहीं बाहर जाएं। तो हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि सिटी का व्यक्ति गांव में आके रहे और वहाँ का ट्रेडिशनल खाना या उस माहौल में रहे, तो एक नया अनुभव उसको मिलता है, शांति मिलती है। और हम लोग हमारे फार्म पे, जैसे अधिकतर एग्रो टूरिज्म में क्या होता है, खाली वो स्टे कराते हैं, एंजॉय कराते हैं, छोड़ते हैं। हम लोग हमारे फार्म पे बहुत सारी तरह की क्रॉप है, हम लोग सारी क्रॉप विजिट कराते हैं, उसका नॉलेज देते हैं, और हाइड्रोपोनिक के लिए स्पेशली ट्रेनिंग देते हैं। और इस ट्रेनिंग से वो अपने घर की छत के ऊपर भी खेती कर पाए, पेस्टिसाइड फ्री, वो बिना मिट्टी के खेती कर लेते हैं, बालकनी में छोटी सी जगह में पौधे लगा लेते हैं। तो यहाँ पे एग्रो टूरिज्म में आके एंजॉय करना नहीं, यहाँ पे आके सीखना भी हो जाता है। और 2 दिन जी। स्टे करने के बाद लोगों का जो क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। यहाँ पे कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ विंड मिल लगे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ पे पूरा घूमते हैं, खेतों में घूमते हैं, हाथों से वर्क करते हैं, स्ट्रॉबेरी तोड़ते हैं, हाथों से तुड़वाते हैं, या ये जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक से जो पौधे लगा रखे हैं इनकी सब्जियां बनाते हैं। तो एक अलग ही अनुभव, एक अलग ही मजा आता है यहाँ पे। जी। और हमें सुनने में मिला है कि जी। आप मतलब बाहर भी और भी जगह ट्रेनिंग भी देते हैं, जैसे अलग अलग जगह जाके, तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, एक्चुअली हम लोग हाइड्रोपोनिक की ट्रेनिंग के अलावा ये सारे सेटअप भी बनवाते हैं। हम लोग ग्रीन हाउस बनवाते हैं, हम लोग एनएफटी, डीएफटी या जो भी हाइड्रोपोनिक से रिलेटेड चीज़ें होती है उनको हमारा वेबसाइट है, उसके माध्यम से हम लोग उसको सेल भी करते हैं। और किसी हम्म। व्यक्ति की डिमांड होती है तो हम उसके स्पॉट पे जाके ये सारी चीज़ें इंस्टॉल भी कराते हैं। इसके लिए हम लोग नेपाल में भी हमने 2-3 सेटअप बनाए हैं, अभी जस्ट दुबई जाके आए हैं। दुबई में भी बहुत अच्छा एक बड़ा सेटअप हम लोग उसको काम करके आए हैं। तो ये सारी चीजें ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीजें चलती रहती है। जी, तो आपका शुरू से ही खेती में था ऐसा रुझान, या फिर कुछ ऐसा चेंज आया है कि जिसकी वजह से रुझान रहा है? नहीं, होता क्या है कि ऑलरेडी हम लोग बचपन से ही खेती देख रहे हैं, गांव में रहे हैं। सिटी में जाते थे तो सिटी में 1-2 दिन रहते, फिर अच्छा नहीं लगता, फिर ले दे के गाँव ही याद आता। तो हम्म। हमारा बैकग्राउंड तो पूरा गाँव का ही रहा है, खेती बाड़ी का ही रहा है। और एक चीज होती है ना कि जो आपको पसंद हो या जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, वो काम करना चाहिए। तो हमारा इस चीज में बहुत इंटरेस्ट है, तो इसलिए हम लोग इसमें पूरा फोकस देते हैं। और
होता क्या है कि खेती तो सभी कर रहे हैं, खेती को एज ए एग्रो टूरिज्म लेके जाना या नई ट्रेनिंग सेंटर बनाना, ये एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जी, तो और इसमें आपका गाँव में कैसा एक्सपीरियंस रहा कि लोगों ने क्या इसको अपनाया और भी कर रहे हैं आस-पास? क्या आपका अनुभव रहा इसके बारे में? एक्चुअली हमारा जो गांव है रियावन, ये हुँ, यहाँ हुँ। पे गार्लिक का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, गार्लिक के लिए ये फेमस है। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ हाइड्रोपोनिक खेती तो करते नहीं है, क्योंकि उनको तो मार्केट से मतलब रहता है। तो मार्केट यहाँ पे एग्जोटिक वेजिटेबल का नहीं है। तो हम लोगों हुँ, ने हुँ। ग्रो करना है स्ट्रॉबेरी ओनली। और कुछ हमारे मित्र हैं जो छत पे खेती, या जैसे नियरेस्ट रतलाम और जावरा सिटी है, तो वहाँ के लगभग 15 से 20 लोग हैं जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेके छत पे खेती उन्होंने चालू करी है। जी। तो अरविंद जी, हमारे साथ किसान ऑफ इंडिया में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आपको एक हमें पता चला है कि यूट्यूब चैनल भी है, तो उसकी जर्नी आपकी कैसे शुरुआत हुई? यूट्यूब चैनल है हमारा, काफ़ी पुराना चैनल है। और ऐसे ही जी। हम लोग वीडियो डालते थे, उसका रिस्पांस अच्छा आने लग गया, तो अभी हम लोग उसमें पूरा एक्टिव हैं। सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। धाकड़ हाइड्रोपोनिक नाम से चैनल है हमारा। जी। तो आप हम्म। धाकड़ हाइड्रोपोनिक्स पे भी एक अलग-अलग तरीके के वीडियोज़ दे सकते हैं और इनके फार्म में जाके जी। विज़िट करेंगे तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मिलेगा कि किस तरीके से आप हाइड्रोपोनिक खेती करके ट्रेडिशनल फार्मिंग के मुकाबले 6 गुना तक ज़्यादा अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। शुरू में ये भी कह रहे हैं कि लागत उसमें थोड़ी ज़्यादा आएगी, लेकिन वो रिकवर होने की भी आपके पास चांसेस अच्छे हैं अगर आप मार्केटिंग अच्छे से करें। तो अरविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।